गुड आफ्टरनून ऑल। सो हम थे अपने चैप्टर नंबर 1 पे, दैट इज सेक्रेटरी। ऑलमोस्ट हमारा एंड पार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया था, ओरिजिन हो गया, फिर हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन, फीचर्स, ये सारे पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। एंड देन इंपॉर्टेंस आया था, ये भी कंप्लीट कर लिया था। देन हमने 2 टाइप के सेक्रेटरी देखे थे, उसमें एक पर्सनल सेक्रेटरी था एंड देन दूसरा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी थे, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। एंड नाउ नहीं, उसके बाद फिर हमने फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी भी कंप्लीट कर लिया था। नहीं, फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी बाकी था क्या? हाँ, फंक्शन मतलब इधर तक हमने किया था ना, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कर लिया था। अभी हमारा फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी हम करेंगे, ठीक है। सो फंक्शन, अगर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एंड करते वक्त मैंने यही बोला था कि अगर आप देखोगे फंक्शंस, तो फीचर एंड जो इंपॉर्टेंस पढ़ा है उसी का कहीं ना कहीं कंटेंट इधर आ गया है, ठीक है। उनको अलग एक फंक्शन करके बनाना था, इसके लिए उन्होंने एक अलग टॉपिक इधर क्रिएट किया। बट जो आपने पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी रीड किए हुए हैं, उधरी से ये सारी चीजें आई हैं। सो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट वाला फंक्शन लू, कॉरेस्पॉन्डेंस, तो आप बोलो कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे, उसका कैसे, सेक्रेटरी का एक काम है कॉरेस्पॉन्ड करना। तो बेसिक हम स्टार्टिंग से ही, डेफिनेशंस में से ही, ओरिजिन्स में से ही यही देख रहे कि सेक्रेटरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है टू कॉरेस्पॉन्ड। कॉरेस्पॉन्ड मतलब टू कम्युनिकेट, टू इंटरैक्ट विद अदर ऑन बिहाफ ऑफ हिज हर, जो उसका बॉस है उसके बिहाफ पे, या उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिहाफ पे उसको कम्युनिकेट या कॉरेस्पॉन्ड करना ही पड़ता है डे टू डे लाइफ में। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी इज कॉरेस्पॉन्डेंस। सेक्रेटरी लुक आफ्टर इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल, मतलब मेल्स को जो भी आते हैं मेल्स और उसको जो देने होते हैं मेल्स, तो वो सबका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो किसके पास रहता है? सेक्रेटरी के पास। रिप्लाइंग टू द इंक्वायरी फ्रॉम आउटसाइडर, आउटसाइडर का कुछ क्वेरी आता रहेगा तो उसको रिप्लाई करना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर का अगर कुछ क्वेश्चंस आते रहेंगे, कुछ क्वेरीज आते रहेंगे तो उनको रिप्लाई करना। सेक्रेटरी ऑल्सो लुक आफ्टर द वेरियस रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इसमें आई डोंट थिंक सो कुछ समझने जैसी बात है, क्योंकि ऑल पूरा कंटेंट हमने सब पढ़ लिया है। ओके, आगे बढ़ती हूं। नाउ सेकंड इज ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट मतलब कि एक्चुअली जो सेक्रेटरी होती है या होता है, वो बेसिक जो काम, मैं इधर ना ही कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रही हूं सिर्फ, ना ही सिर्फ नॉर्मल सेक्रेटरी की बात कर रही हूं, हम कंबाइन एक सेक्रेटरी की नॉर्मली बात कर रहे हैं कि एक सेक्रेटरी का क्या बेसिक काम क्या होता है। तो ऑफिस को मैनेज करना। देखो याद होगा तो फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस में हमने एक पॉइंट देखा था, टू एडमिनिस्ट्रेशन या टू मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, ही और शी इज ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटर। कहने का मतलब है कि ऑफिस में जो भी काम होगा उसको मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसका देखना पड़ेगा, सारा चीज मैनेज करना पड़ेगा उसको डे टू। तो ये कहीं ना कहीं जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो कहां पे होता है? ये ऑफिस में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन करके ऑफिस। तो वो ऑफिस क्या रहता है? जो पूरा ऑफिस रिलेटेड, फीस रिलेटेड, स्टूडेंट रिलेटेड सारा मैनेजमेंट, सारा पेपर वर्क उस ऑफिस में संभाला जाता है। तो इसी के लिए जो सेक्रेटरी अदर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखोगे तो सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जो एडमिनिस्ट्रेट करता है पूरे काम को। तो उसी को हम दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि ही इज अ ऑफिस मैनेजर, या ऑफिस मैनेजमेंट का वो काम करती है। सो सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर efficiency of entire office routine. Secretary supervises and control the staff and look after the activities of the association. तो जो भी अदर स्टाफ हैं तो उनको देखना कि क्या काम कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो जो काम कर रहे हैं प्रॉपर अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, तो वो सब सेक्रेटरी के जॉब में आ जाता है। सेक्रेटरी हैज टू गाइड, सुपरवाइज एंड कंट्रोल द ऑफिस स्टाफ फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। द सेक्रेटरी ऑल्सो हैज टू लुक आफ्टर ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ ऑफिस स्टाफ। इन शॉर्ट जो भी ऑफिस रिलेटेड वर्क होता है वो किसका काम रहता है? वो सेक्रेटरी का काम रहता है। क्लियर? ऑफिस रिलेटेड वर्क, इसी के लिए उसको क्या बोला हुआ है? ऑफिस मैनेजमेंट। सो ऑफिस रिलेटेड काम पूरा सेक्रेटरी को रहता है। नाउ थर्ड वन, रिसेप्शन फंक्शन। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रिसेप्शनिस्ट को आपने देखा है,
हॉस्पिटल वगैरह में या बिग फर्म वगैरह में आपने सबसे पहले, अगर आप किसी होटल वगैरह में जाते हो तो सबसे पहले आप किसके साथ इंटरैक्ट करते हो? रिसेप्शनिस्ट के साथ, ठीक है। उससे पूछते हो कि कहाँ पे है रूम, अवेलेबल है कि नहीं है रूम। या हॉस्पिटल में आप देखते हो तो वो आप पूछते हो कि कार्डियक मतलब कि हार्ट वाला डॉक्टर किधर है, या आप पूछते हो कि हड्डी वाला डॉक्टर किधर है। तो मेन आप रिसेप्शनिस्ट से सबसे पहले जाके पूछते हो। तो ऐसे ही सेक्रेटरी का कुछ काम है। अब मुझे आप अपना लॉजिक यूज करके बोलो, ये रिसेप्शनिस्ट फंक्शन जो बोल रहा है, क्या ये कंपनी सेक्रेटरी का काम हो सकता है? कंपनी सेक्रेटरी किसी भी हालत में एकदम नहीं, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी क्या है कि मैनेजेरियल पर्सन है, वो एक टॉप लेवल में बैठने वाला। और रिसेप्शनिस्ट फंक्शन आप उसको दोगे तो वो तो बोलेगा कि मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतना प्रोफेशनल डिग्री लिया और तुम मुझसे रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है ना, स्पेसिफिकली नॉर्मल सेक्रेटरी की बात कर रहा है कि जो नॉर्मल सेक्रेटरी होते हैं वो रिसेप्शनिस्ट का भी काम करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि डॉक्टर, सीए, लॉयर या अदर बिजी पर्सनालिटी या इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। तो उसके बिहाफ पे ये जो सेक्रेटरी होते हैं, जो ये डॉक्टर वगैरह के बिहाफ पे ये जो सेक्रेटरी होते हैं, फोन उठाने का काम करते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करने का काम करते हैं, रिमाइंडर देने का काम कर रहे हैं। तो ये सब किसका काम होता है? रिसेप्शनिस्ट का काम होता है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ कि सेक्रेटरी का वन ऑफ द फंक्शन है रिसेप्शन हैंडल करना। Yes or no? So a personal secretary attend to telephone call and visitor, attend to inquiries and fixing appointments etc. तो ये सब सेक्रेटरी के रोल में आता है या फंक्शन में आता है। तो 3 हो गए हमारे। सबसे पहला क्या था? जल्दी भूल गए, सॉरी। सबसे पहला कॉरेस्पॉन्डेंस, फिर ऑफिस मैनेजमेंट एंड थर्ड वन रिसेप्शन फंक्शन। नाउ फोर्थ फाइनेंशियल फंक्शन। अभी ये फाइनेंशियल फंक्शन यू कैन से नॉर्मल सेक्रेटरी का भी जॉब है और कंपनी सेक्रेटरी का भी जॉब है। अभी देखो, जब भी जो फाइनेंस मैनेजर जो चीजें करता है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी सेक्रेटरी को उसके हाथ बटाना पड़ता है, ठीक है। कि जैसे कि पूरा जो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, अगर मैं आपको एज पर कंपनी लॉ बोलूं, तो ये जो रिकॉर्ड मेंटेनिंग का काम होता है किसी कंपनी में, तो ये होल एंड सोल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको थमा देते हैं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी को थमा देते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिजी लोग है भाई, उनको कंपनी संभालनी है कि यही काम करते रहेंगे। तो जनरली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, वो ऐसे काम जो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एज पर कंपनीज एक्ट, वो ऐसे पूरे काम एक सेक्रेटरी पे या कंपनी सेक्रेटरी पे ये सारे काम थोप देते हैं या बोल देते हैं उनको कि आप ये काम करोगे, ठीक है। सो आप देखोगे कि सारा मेंटेनेंस ऑफ जो बुक रहेगा वो एक सेक्रेटरी के जॉब रोल में रहता है, मतलब कि उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में रहता है। नॉर्मल सेक्रेटरी हो या कंपनी सेक्रेटरी हो, एनी, मतलब कंपनी सेक्रेटरी भी ये काम करता है, मेंटेनिंग फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर जब ऐसी कोई बात हो जाती है कि जैसे आप अगर रिसेप्शनिस्ट पे जाओगे तो कभी कभार आप कुछ पैसे रिसेप्शनिस्ट को पे कर देते हो, होता है ना, मतलब जैसे होटल बुक करते हो तो वो रिसेप्शनिस्ट ही है जो पैसे लेती है, या तो जीपे करते, या तो फोन पे करते, या तो हम कैश में पे करते। तो वो रिसेप्शनिस्ट आपका बुक एंट्री करती है, उतने पैसे कलेक्ट करती है और उसमें ड्रॉर में रख देती है। तो कभी कभार ये जो सेक्रेटरी होते हैं फाइनेंशियल फंक्शन भी करने के लिए माने जाते हैं। सो सेक्रेटरी हैंडल अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जैसे कि बैंक के साथ डील करना। ऐसा भी होता है कि हमारा केवाईसी मिसिंग, मतलब केवाईसी नहीं हुआ है कंपनी का, या उस जो इंडिविजुअल ने जिसने हायर किया है उसका केवाईसी पेंडिंग है, तो बैंकिंग के साथ भी वही जाता है, वही काम करता है। या आप बोल सकते हो कि पैसे रखने का, पैसे मतलब कभी कभी टैली करना पड़ता है पैसे, कि जितने ओपनिंग था, अपना ओपनिंग बैलेंस था, फिर उतने हमारा दिन में सेल हुआ, व्हाटएवर जो भी होटल है तो दिन में जितना रूम बुक हुए उस अकॉर्डिंग हमारे पास पैसे आए, एंड फिर हमने वो अपने एम्प्लॉयर को बताया कि इतने इतने पैसे आए थे, ये टैली हो गया, इतने इतने नंबर ऑफ बुक्स। तो कभी कभार जो सेक्रेटरी होते हैं ऐसा टैली करने का, मतलब बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी वो करते हैं।
Then maintenance proper books of account. Secretary has to keep a watch on receipt and payment. मतलब कितना रिसीट आया, कितना उन्होंने खर्चा किया. कभी कभार ऐसा होता है कि लाइट बिल पे करना है तो वो अपने एम्प्लॉयर से नहीं पूछता, डायरेक्ट लाइट बिल पे करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने टाइम पे लाइट बिल पे नहीं किया तो क्या होता है, कनेक्शन चला जाता है. तो फिर अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर कहीं और जगह पे बिजी है, ठीक है, डॉक्टर सीए कहीं और जगह पे बिजी है और वो वेट कर रहा है, नहीं मैं ना अपने सर से पूछ के ही लाइट बिल, अरे लाइट बिल हर महीने का काम है. तो कभी कभार जो सेक्रेटरी होती है ना या होता है ना, वो बिना पूछे लाइट बिल भर देता है कि क्योंकि वो पिटी कैश के, अगर अभी आप 11th में अकाउंट्स में एक पिटी कैश करके पढ़ने वाले हो जहां पे एक पिटी कैशियर रहता है, उसको हम पैसे दे देते और वही सारा खर्चा डे टू डे, जैसे स्वीपर को पैसे देना है, जैसे किसी ने साफ सफाई की है तो उसको पैसे देना है, तो वो 100-200 रुपए का ट्रांजेक्शन इंप्लॉयर नहीं देखता बैठता, उसकी जगह पे कभी कभार सेक्रेटरी भी देखता है. तो वही बोल रहे कीप अ वॉच ऑन जितना पैसे आया और कितना पेमेंट किया, तो उसका प्रॉपर टैली होना चाहिए. सेक्रेटरी प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट, बैंक एंड गवर्नमेंट. कभी कभार खुद को सीए को ही नहीं पता रहता कि ये पैसा कहां से आया है, तो वो सेक्रेटरी से पूछ सकता है कि अरे ये पैसा कहां से आया, थोड़ा टैली करके मुझे बता, या थोड़ा सा बुक में देख के जो तूने एंट्री की है उस पे देख के बता कहां से आया. या कभी कभार बैंक पूछती है कि ये आपके पास इतने पैसे आए, प्लीज हमको पूरा डिटेल दीजिए. कभी कभार गवर्नमेंट पूछती है. तो ये सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने का काम हमने पहले ही पढ़ा था कि सेक्रेटरी को एम्प्लॉयर खासकर ये सौंप देता है, क्योंकि सेक्रेटरी में जो सीक्रेट वर्ड आता है उसी के वजह से तो उसको अलॉट किया, क्योंकि ही इज अ या शी इज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर ऑल्सो या कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑल्सो. तो कभी कभार अगर बाहर आउटसाइडर लोगों को ऐसे इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो वो एम्प्लॉयर से पूछ के वो सामने वाले को दे देता है. ठीक है, तो उसको क्यों फाइनेंशियल फंक्शन इधर दिया हुआ है, तो ये आपको समझ गया, क्लियर? ओके. नेक्स्ट 5th अरेंजिंग मीटिंग. ये समझाने वाली भी बात है क्या, हमने पढ़ा हुआ है कि चाहे सेक्रेटरी हो चाहे कंपनी सेक्रेटरी हो, कंपनी सेक्रेटरी के केस में आपको याद होगा कि कंपनी सेक्रेटरी भी जब मीटिंग होता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म करे, शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करे, प्रमोटर, सीईओ वगैरह को इन्फॉर्म करने का या नोटिस देने का काम कंपनी सेक्रेटरी को होता है. या नॉर्मल अदर देन कंपनी ऑल्सो अगर आप देखोगे तो जब भी मीटिंग होता है तो ये एम्प्लॉयर, सीए, बड़े बड़े लोग थोड़ी कॉल करते रहेंगे कि मीटिंग है, इस वेन्यू पे है, इस टाइम पे है, ये वाला मतलब ये टाइम पे है. तो ये सारा जो काम रहता है ये किसके पास रहता है, सेक्रेटरी, जो मीटिंग हेल्ड करने का, प्रोसीड करने का, एंड करने का, फिर उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस की उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ये जरूरी है कि हर एक कंपनी को जब भी मीटिंग रखते हैं तो सेक्रेटरी को एक मिनट करके बनाना पड़ता है. वो मिनट मतलब समरी ऑफ मीटिंग, कि समरी मतलब मीटिंग में क्या एजेंडा था, क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, किस किस टाइम पे क्या क्या चीजें डिस्कस हुई एंड क्या डिसीजन लिया गया. तो इसका शॉर्ट में आपको किसको देना पड़ता है, रजिस्ट्रार को देना पड़ता है. याद है कि नहीं याद है, एक कंपनी सेक्रेटरी का जॉब था. तो अरेंजिंग मीटिंग खासकर ये सेक्रेटरी को करना पड़ता है, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हो चाहे वो नॉर्मल सेक्रेटरी हो. अ सेक्रेटरी अरेंजेस मीटिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एनी अदर पार्टी. द सेक्रेटरी ऑल्सो अरेंजेस जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग आ रहा है मतलब ये कंपनी की बात कर रहे हैं, मीटिंग ऑफ बोर्ड कंपनी की बात कर रहे हैं, एंड मैनेजिंग कमिटी मीटिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं, ये कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं. ठीक है. द सेक्रेटरी ड्राफ्ट नोटिस, एजेंडा एंड ऑल्सो मिनट ऑफ द मीटिंग. अभी बोला मैंने नोटिस मतलब क्या होता है कि हम लोगों को नोटिस लिखते हैं कि आपको इस वेन्यू पे इस टाइम पे प्रेजेंट होना है, इसको हम नोटिस बोलते हैं. एजेंडा मतलब कौन कौन से टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं वो नोटिस में जाने चाहिए, उसको हम एजेंडा बोलते हैं. व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी डिस्कस इन मीटिंग इज कॉल्ड एज एजेंडा ऑफ द मीटिंग. फिर मिनट्स क्या होते हैं, तो मिनट्स मतलब जो मीटिंग में डिस्कस हो रहे हैं वो उसको समरी बनाने पड़ते हैं. तो ये ऑल दिस फंक्शन गोज टू
सेक्रेटरी, ठीक है। सो अरेंजिंग मीटिंग डिस्कस हो गया। नाउ 6 स्टैट्यूटरी फंक्शन। स्टैट्यूटरी फंक्शंस में मैंने आपको क्या बोला था, बता पाओगे? पढ़ के बताओ। एक स्टैट्यूटरी मैंने फीचर या इंपॉर्टेंस में आया था कि ही हैंडल स्टैट्यूटरी वर्क, लीगल वर्क। तो स्टैट्यूटरी फंक्शन में क्या था? ट्राई वो इनकम टैक्स एक्ट और स्टैम्प एक्ट, फिर सेक्रेटरी हैज टू comply with all the provisions. यस, वेरी गुड। इन शॉर्ट, जब भी कोई पर्सन एज पर एक्ट सारे चीजें हैंडल करता है तो हम उसको बोलते हैं ही इज हैंडलिंग ऑल स्टैट्यूटरी वर्क। स्टैट्यूटरी वर्क मतलब कि जो भी हमको एक्ट ने दिया है उसके हिसाब से उस चीजों को मैनेज करना। तो ये सब किसका देखने का काम रहता है? कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी का, एंड अदर केस में ये सेक्रेटरी का काम हो सकता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो या जिस एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो उसके सारे स्टैट्यूटरी वर्क आपको देखने पड़ते हैं कि सर हमको इस डेट से पहले इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, हमको इस दिन से पहले अदर कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, नहीं तो हमको पेनल्टी लग सकती है। तो ये मोस्टली जो काम सौंपा जाता है ये सेक्रेटरी को सौंपा जाता है, इसीलिए उसको बोला हुआ है स्टैट्यूटरी फंक्शन इज द role of secretary. The secretary has to comply with all provision of the act applicable to his organization. जो भी एक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक एम्प्लॉयर को एप्लीकेबल है उस तरीके से उसको काम करना पड़ेगा। देखो जैसे आपको पता है ना कि डॉक्टर एक शपथ लेता है, जैसे ही वो एमबीबीएस क्लियर हो जाता है तो उसको शपथ लेना पड़ता है कि आज से मैं अपने जिंदगी से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दूंगा? पेशेंट की जिंदगी को दूंगा। मेरे पर्सनल काम को छोड़ के मैं मेरे पेशेंट के जिंदगी बचाऊंगा या उसकी रखवाली करूंगा। तो ये सब शपथ लिया जाता है अंडर दैट एक्ट। उनको कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है उस एक्ट के तहत उनको शपथ लिया जाता है, ठीक है। प्रॉमिस करते हैं वो कि हम आज से जो करेंगे वो उनके लिए, पेशेंट के लिए करेंगे। तो हर एक एम्प्लॉयर का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का उनका एक्ट उनको अप्लाई करता है, ठीक है। जैसे कि सीए वालों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उनको एक एथिक्स दिया हुआ, एक्ट्स दिए हुए, उनके तहत उनको काम करना पड़ता है। तो ये सेक्रेटरी का भी फंक्शन है कि क्या ये सारे जो काम हो रहे हैं वो एज पर दैट एक्ट जो अपने एम्प्लॉयर को एप्लीकेबल होते हैं उसके बेसिस पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो सेक्रेटरी हैज टू कंप्लाई विद इनकम टैक्स एक्ट जो सबको हालांकि एप्लीकेबल होता है, स्टैम्प एक्ट ये भी सबको एप्लीकेबल होता है, शॉप एक्ट ये भी सबको जो भी बिजनेस करते हैं वो उनको एप्लीकेबल होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपको पता होगा, अभी जीएसटी एक्ट आया कुछ 2017 में आया था जिसमें बिजनेसेस को अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये जो कॉमन, ये तो जो दिया हुआ है वो कॉमन एक्ट है, बट कोई एक्ट स्पेसिफिक सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कंपनीज एक्ट सिर्फ कंपनी को एप्लीकेबल होती है, पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप फर्म को एप्लीकेबल होंगी। तो ये सारे चीजें देखने का काम किसको रहता है? सेक्रेटरी को रहता है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बोला है स्टैट्यूटरी फंक्शन। स्टैट्यूटरी मतलब ऑल लीगल वर्क एज पर एक्ट बोल सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। याद होगा आपको मैंने फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस में बोला था कि कभी भी जब भी कंपनी में पॉलिसीज बनते हैं तो वो किसको बैठा के बनते हैं? कंपनी सेक्रेटरी को कुर्सी दी जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जो फ्यूचर में स्टाफ को मैनेज करेगा उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि वो किसकी राय ले? कंपनी सेक्रेटरी की राय ले, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को पता होता है सारी चीजें कि हमको कौन सी पॉलिसीज ज्यादा जरूरी है इंप्लीमेंट करना, किस पॉलिसीज के वजह से अपना बिजनेस काम नहीं कर रहा है या ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो ये जो लोग होते हैं ये एक्सपर्ट्स होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी या नॉर्मल सेक्रेटरी की भी आप बात करो तो जो एम्प्लॉयर है उनकी राय ले सकते हैं फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, ठीक है।
कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे बिजनेस को कौन सी पॉलिसीज एप्लीकेबल होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे सारंग सर ओनर है इस पूरे बिजनेस के, इस एकेडमी के, ठीक है। सो एज अ ओनर उनको बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि क्या क्या चीजें हमारे पॉलिसीज, मतलब हमारे उसमें रहने चाहिए। तो जनरली मैं इस एकेडमी को मैनेज कर रही हूँ, ठीक है, मैं इस एकेडमी को मैनेज करती हूँ। तो मुझे ना कभी कभार पेरेंट्स से फीस कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आता है। तो मैं बोलती हूँ हमको जो फीस कलेक्ट करना चाहिए ना, वो 2 इंस्टॉलमेंट में करना चाहिए, एक स्टार्टिंग में और नेक्स्ट 2 महीने के बाद। तो ये मैंने सारंग सर को बोला, जब उनको ये, मतलब उनको ये पता नहीं था कि ऐसा प्रॉब्लम आता है। बट जो मैनेज करता है, मतलब जो बिजनेस को मैनेज करता है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं, जैसे सारंग सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर एग्जांपल, वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें कर रहे हैं। बट मैं जब मैनेजिंग का काम कर रही हूँ तो मेरे को पता रहता है क्या क्या और भी चीजें प्रॉब्लम आती है। तो मैंने उनके साथ शेयर किया, तो उन्होंने ये पॉलिसीज बनाई। ओके, अब हम पेरेंट्स को 2 ही इंस्टॉलमेंट देंगे, पहले हम 4-5 देते थे, जिसमें कि हमको प्रॉब्लम आता था फिर कलेक्शन ऑफ फीस में। तो ये सारी चीजें होती है कि जब आप सेक्रेटरी से राय लेते हो ना, उनकी, क्योंकि उनको पता है हमारे पॉलिसीज में क्या क्या ग्लिचेस है, हमारे पॉलिसीज में क्या क्या ड्रॉबैक्स है। तो जब आप उनकी राय लेते हो और वो एग्जीक्यूट करते हो, तो शायद फ्यूचर में थोड़ी इंप्रूवमेंट आने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए सेक्रेटरी के राय ली जाती है और वो हमेशा असिस्ट करता है हमको फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। सो द सेक्रेटरी हैज टू कलेक्ट स्टैटिकल डाटा एंड इंफॉर्मेशन। स्टैटिकल डाटा मतलब उसको रिसर्च वो करना पड़ता है कि हमारे कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजों की जरूरत है, एंड उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है। दिस असिस्ट द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। सो क्लियर? Yes? Yes. Okay. Now 8th one, providing information. किनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है? इनफैक्ट ये पॉइंट रिपीटेड है। किनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है? डिपार्टमेंट्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज। यस, ऐसा होता है कि कभी बहुत सारे क्वेरीज आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, कभी कभार बैंक के पास से आते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट के पास से आते हैं, कभी कभी कस्टमर से आते हैं। जैसे कोई, फॉर एग्जांपल मैं आप एग्जांपल देती हूँ, मेरा वॉच, अभी अभी एक टाइटन का वॉच लिया था मैंने, तो मेरा खराब हो गया। तो मैं गई कंपनी के पास शोरूम में, मैंने कहा ये मेरा वॉच खराब हो गया है। तो वो कंपनी का मालिक उधर प्रेजेंट नहीं था, तो उधर जो मैनेज कर रहा था उधर के सिचुएशन को, या जो उन्होंने हायर किया था एज अ सेक्रेटरी, तो उसने बोला ठीक है आप रख के जाइए, आप बिल दे दीजिए, वारंटी कार्ड दे दीजिए, हम कंपनी से आपको रिप्लेस करवा के दे देंगे। तो ये सारे काम, इन शॉर्ट, जब मतलब जो मेन मालिक नहीं रहता है, बट उसके मतलब उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन वो चीज भी इंपॉर्टेंट रहता है कि कस्टमर के जो विशेज है टाइम टू टाइम अगर नहीं, फॉर एग्जांपल अगर मैं गई रहती तो मालिक तो प्रेजेंट नहीं था उधर, अगर कोई और भी प्रेजेंट नहीं रहता, तो क्या मैं सेटिस्फाइड रहती उनके सर्विस से? क्या मुझे गुस्सा नहीं आता कि मैं तो एक तो उतनी दूर से गई, एक तो वॉच लेके गई और फिर से मुझे चक्कर खाना पड़ रहा है? तो ऐसा कभी कभार इंपॉर्टेंट रहता है कि मालिक नहीं है तो उसके बिहाफ पे किसी और पर्सन ने प्रॉपर रिप्लाई देना चाहिए, प्रॉपर सर्विस देनी चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी का रिप्लाई देना चाहिए, गवर्नमेंट का रिप्लाई आना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले। अगर आप गवर्नमेंट को रिप्लाई नहीं देते हो तो और क्या उससे बुरी बात हो सकती है, क्योंकि टाइम पे रिप्लाई जाना मतलब इससे आपके रेपुटेशन पे सवाल उठ सकता है फ्यूचर में। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। सो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, द सेक्रेटरी प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वेरियस डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, बैंक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉय। जिसको भी वो इंफॉर्मेशन की नीड है, कभी कभी अर्जेंसी भी हो सकती है, तो वो सेक्रेटरी प्रोवाइड करने का काम करता है। इसीलिए वन ऑफ द फंक्शन इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। क्लियर? यस। नाउ लास्ट वन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ये भी रिपीटेड है मेरे हिसाब से।
एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वही ऑफिस को हैंडल करने का या ऑफिस मैनेजमेंट. सो सेक्रेटरी परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लाइक असिस्टिंग इन अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस वर्क, सुपरविजन, ट्रेनिंग, प्रमोशन. सेक्रेटरी मेंटेन ऑल स्टैट्यूटरी बुक्स अंडर प्रॉपर कस्टडी. तो आई थिंक सो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एक सिर्फ एडिशनल पॉइंट बनाया हुआ है 9 पॉइंट बनाने के लिए, रिक्वायर्ड नहीं था क्योंकि हमने ऑफिस मैनेजमेंट में ऑलरेडी देख लिया था. ठीक है, सो एक बार गो थ्रू करो उधर फर्स्ट पॉइंट से लेके 9th पॉइंट में कुछ डाउट है क्या, एक हेडिंग पढ़ लो, उससे आपको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि डाउट है कि नहीं. ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं. क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी. सो आप लोग को समझ में आ जाएगा ये वाला भी. सिर्फ मैंने जैसे बोला था कि इनिशियली जो ये चैप्टर था उसमें मुझे थोड़ा बहुत समझाने का थोड़ा दिक्कत आ सकता है, आगे जो है वो सेल्फ स्टडी का ही काम है, तो हम क्वालिटीज भी देख लेंगे आज. सो सबसे पहला जो क्वालिटीज होना चाहिए, क्या सबसे पहली बात, क्या सेक्रेटरी में कुछ क्वालिटीज होना जरूरी है, क्या उसने सम क्वालिटीज पजेस करना जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल communication skill, yes, knowledge adaptation उसने yes, और लॉयल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए. ये सारी चीजें हमने पढ़ा हुआ था, फीचर नहीं तो इंपॉर्टेंस में. ठीक है, तो ये इनके पास क्वालिटीज होनी चाहिए. क्योंकि क्यों बोला था मैंने, क्योंकि आप एक एम्प्लॉयर को, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और इफ यू रिप्रेजेंट इट रॉन्गफुली देन इट कम्स ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर के रेपुटेशन पे आ सकता है. इसलिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए तो इस बार हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला एक्यूरेसी होनी चाहिए. एक्यूरेसी मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हो ना तो वो एक्यूरेट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल नुपुर ने मुझसे, मैं एक सेक्रेटरी, नुपुर एज अ कस्टमर आई और उसने मुझसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछा, और मैंने जो इंफॉर्मेशन उसको देना चाहिए था वो इंफॉर्मेशन ना देके उसको कुछ और ही इंफॉर्मेशन दे दिया, और वो फिर घर पे गई तो बोला यार ये तो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए ही नहीं था, ये इंफॉर्मेशन क्या दे दिया उन्होंने. तो क्या मेरे को एक्यूरेट बोला जाएगा क्या? आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ओनली. जो मुझे प्रोवाइड करना चाहिए था उसके सिवाय मैंने और कुछ दिया, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए. आपको जब भी न्यूमेरिकल वर्क करो तो एटलीस्ट जैसे कि 100 के आगे, मतलब 1 के आगे अगर आप 0 लगाओगे, 1 से पहले अगर आप 0, तो उससे मैटर नहीं होगा. बट 1 के पीछे आप एक्स्ट्रा 0 लगा दोगे, क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है. क्या 1 लाख के बदले आपने 10 लाख लिख दिया, हो सकता है क्या? कंपनी का कबाड़ा हो सकता है क्या? सो बहुत एक्यूरेटली उसको काम करना पड़ता है, टू बी स्पेसिफिक काम करना पड़ता है. उसको 10 बार खुद ही चेक करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर के क्वेश्चन पे आ सकता है. इनफैक्ट जब आप सीए करते हो ना तो आर्टिकलशिप आपको इसीलिए करवाई जाती है. आपको पता होगा कि जब आप सीए करते हो ना तो 2-3 साल एटलीस्ट आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता है किसी सीए के अंडर, सीए के ऑफिस में. वो क्यों करवाया जाता है? क्यों? आप एक बार सीए बनने वाले हो फ्यूचर में, और सीए का काम क्या रहता है? वही तो टू बी एक्यूरेट काम रहता है कि अगर आपने अपने क्लाइंट को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसी चीज कर दिया जो नहीं करना चाहिए था तो उसके बिजनेस का कबाड़ा हो सकता है. इसलिए चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे आप सीए हो, तो ऑल दिस प्रोफेशनल वर्क में आपको क्या लगता है, क्या जरूरी होता है? एक्यूरेसी जरूरत होता है. आपने सुना है ना, कभी कभी किसी डॉक्टर ने किसी मरीज का किया है कबाड़ा, है ना? वो अच्छा खासा बेचारा, कोविड में तो आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि बेचारा अच्छा खासा हॉस्पिटल में गया और उसका कुछ तो भी कल्याण ही हो गया, मतलब वो वापस आया नहीं हॉस्पिटल में. तो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, नॉट ओनली सेक्रेटरी का, चाहे दुनिया में कोई भी प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल मतलब जिसने एक्यूरेट डिग्री ली है, क्वालिफिकेशन है, he or she has to be accurate in his her work. So accuracy means correctness. ठीक है, accuracy means correctness. A secretary must be accurate in his work life, drafting letter, recording minutes and maintaining record. Accuracy is one of the quality of ideal secretary. चाहे वो कोई भी काम कर रही हो, कर रहा हो, she has to be accurate. That is, उसने correct होना चाहिए. Now second one is adaptability. You know the word adaptability?
What do you mean by adaptability? Adjusting to any situation. Yes, any changing situation. Yes, ये तो मैं बोल सकती हूँ कि किसी प्रोफेशनल में नहीं, हर एक इंडिविजुअल में होना चाहिए. एग्रीड और नॉट, कि हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे वो खुशी का सिचुएशन हो या चाहे वो दुख का सिचुएशन हो, हमने हर एक चीज को हैंडल करना चाहिए. जैसे आज अभी सीबीएसई का रिजल्ट निकला 12th का, तो बहुत बच्चों के अच्छे आए, वेरी गुड. बहुत बच्चों के जितने एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं आए. तो क्या आप 10 दिन रोने में लगा दो? क्या आप इधर ही आपके लाइफ का स्टॉप है ये समझ लो? ये 12th इज नो मैटर. मतलब आगे अगर आप जाओगे ना 5 साल के बाद खुद को देखोगे ना, तो 12th कुछ मैटर भी नहीं करेगा. ठीक है, ये इधर से आप समझो कि आपकी लाइफ स्टार्ट होती है. इनफैक्ट जो भी होता है ये समझो भगवान ने अच्छे के लिए किया है. कुछ होना है इस चीज के, मतलब मेरे लाइफ में ऐसा खुद पर्सनली हुआ है सीए के एग्जामिनेशन में कि मैं पहला अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पाई, तो दूसरा मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, जिसमें मैं टॉपर भी रही. ठीक है, मेरा नाम बहुत हुआ. तो मैंने तब बोला यार थैंक गॉड मैं उस अटेम्प्ट में पास नहीं हुई, क्योंकि उस अटेम्प्ट में मैं टॉपर नहीं बन पाती, क्योंकि मतलब मैं वर्ड्स पे पास होती, मतलब जितने पे पास होना था उतने पे ही हो पाती, इतना नाम नहीं हुआ रहता मेरा. तो जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, ये समझ के आगे मेहनत करो. ऐसा भी नहीं कि बहुत लीनियंट छोड़ दो, भगवान ने किया है ना, जो हुआ अच्छे के लिए किया है. ठीक है, कुछ करना तो नहीं है अपने को, लेकिन ये रट्टा मारना ऐसा भी नहीं. लेकिन आपको ये चीज अडेप्ट करनी पड़ती है अपने लाइफ में, हर एक सिचुएशन को अडेप्ट करना पड़ता है कि जो होता है अच्छे के लिए. वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी को भी अपने लाइफ में हर चीजों को, कंपनी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर चीजों को, हर पॉलिसीज को अडेप्ट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों को, कि आपको पता है 20 साल पहले कंप्यूटर पहली बार आए थे, मतलब 2000 में. 2000 एक ऐसा ईयर था जहां पे पहले लोग मैनुअली रिकॉर्ड मेंटेन करते थे. फिर 2000 ऐसा एक ईयर था जो इंडिया में स्पेसिफिकली थोड़ा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ और लोग कंप्यूटर पे शिफ्ट होने लग गए. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्यूटर्स को लाया. अभी जो पहले वर्क कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में, दे वर नॉट रेडी टू अडेप्ट दैट थिंग. क्यों नहीं रेडी थे? कि हमको तो कंप्यूटर आता ही नहीं है. अब वो बूढ़े लोग थे तो वो बोले कि हम सीख के भी क्या करेंगे, हमारा रिटायरमेंट का दिन आ गया है. तो कंपनी तो रेडी थी कि वी विल ट्रेन यू, वी विल मेक यू अपडेटेड, सब रेडी थी. बट ये लोग ही एकदम स्टिक थे उनके पॉइंट पे कि हमको नहीं सीखना कंप्यूटर, हम क्या करेंगे, बहुत टफ है, हमको नहीं आता कंप्यूटर. तो क्या ये चीज सही थी उनकी ये बोलने की? क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर्स का आज के तारीख में कितना इंपॉर्टेंट है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आप विदाउट टेक्नोलॉजी इमेजिन ही नहीं कर सकते. आप फिजिकली रिकॉर्ड मेंटेनेंस कर सकते हो, आज के तारीख में बिल्कुल भी नहीं. कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, वही आप कंप्यूटर पे करो, ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको 1 सेकेंड नहीं लगता. वो रिकॉर्ड टैली वगैरह आ गया है, आपको अगर पता होगा अकाउंट मेंटेन, तो वो तुरंत अकाउंट मेंटेनेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली बन जाता है. तो जो भी कंपनीज पॉलिसीज ला रहा है, सेक्रेटरी या कंपनी सेक्रेटरी को वो अडेप्ट करना पड़ता है. द सिचुएशन कुछ भी हो, अगर उसको पता है कि ये फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो उसको वो सिचुएशन अडेप्ट करना ही पड़ेगा. उसके वजह से ही वो स्टाफ को, अदर मैनेजमेंट को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेडी कर पाएगी. सो अडेप्टेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू अ चेंजिंग सिचुएशन. द सिचुएशन चेंजिंग ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज के वजह से भी चेंज होते हैं टाइम टू टाइम. जैसे एक्ट बनते रहते हैं, जैसे जीएसटी 2017 में आया, उससे पहले नहीं था. तो बिजनेसेस को ये चेंज करना पड़ा कि पहले हम जो एक्ट फॉलो कर रहे थे, अब हमको दूसरा एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, वरना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में. तो वो सेक्रेटरी ही थी जो ये चीज को सबसे पहले उसने अडेप्ट करना चाहिए कि अब हमको अपने पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा. देन मैनेजमेंट पॉलिसीज, जो भी मैनेजमेंट बनाता है उस चीज को उसे अडेप्ट करना पड़ता है. ठीक है, क्लियर? Yes. ओके. सो हम बाकी का ना, हमारा इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, तो मैंने तो सोचा था कि मैं आज ही कंप्लीट करवा दूं, बट वो होने वाला नहीं है. तो इससे अच्छा कि हम क्वालिटीज के बाकी के पॉइंट्स को पेंडिंग रखते हैं और कल करेंगे. ओके, डन. चलो, Thank you. बाय बाय.
Right. बाय बाय.